उसने हैरान होकर कहा, मेरे मामा? मेरे मामा मुझसे मिलना चाहते हैं? मगर मैं तो उन्हें जानती तक नहीं। क्या आपको यकीन है कि वो जो कह रहे हैं वो सच है? गौतम ने अनिका की इस बात का जवाब दिया। अब सच कह रहे हैं या झूठ वो तो आकर पता चलेगा। उनका फोन आया था। उन्होंने तुम्हारी माँ का नाम दिया और तुम्हारे बारे में पूछा और कहा कि अभी थोड़ी देर में वो घर आएंगे तुमसे मिलने, तो तुम आकर मिल लो उन्हें और खुद ही पता कर लो कि वो सच कह रहे हैं या झूठ। ये कहकर गौतम ने फोन काट दिया। गौतम की बातें सुनकर अनिका बहुत हैरान हो गई थी। अनिका के पास उसकी माँ की बहुत सारी यादें तो नहीं थीं, बस उसे इतना पता था कि जब वो छोटी थी तब उसकी माँ की एक रिकॉर्डिंग वो बार बार सुनती थी, जिस वॉइस रिकॉर्डिंग में अनिका की माँ स्वाति ने उसके लिए कुछ मैसेज छोड़े थे। उनमें से एक मैसेज बहुत खास था। अनिका की माँ ने उसे कहा था, चाहे कितना भी नाम कर लो, हमेशा जमीन से जुड़ी रहना। तुम कौन हो और क्या कर सकती हो ये लोगों को मत बताना, बस खुद ही याद रखना कि तुम कौन हो और क्या कर सकती हो। सालों बाद अनिका की माँ की फैमिली से कोई अनिका से मिलने आया था। अनिका के मन में भी उन्हें मिलने की क्यूरियोसिटी जागी थी। आज तक वो अपनी माँ के किसी रिश्तेदार से नहीं मिली थी। डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से जो उसे अपने साथ बेंगलुरु ले गई थी, वो भी उसकी माँ की मुंह बोली बहन थी। अनिका ने फोन उठाया और गुलेरिया हाउस के लिए टैक्सी बुक करवा ली। गुलेरिया हाउस। मनीषा और कामिनी को अनिका के नए रिश्तेदारों के बारे में सुनकर ताज्जुब हो रहा था। अचानक कितने सालों बाद अनिका के मामा कहाँ से आ गए? मनीषा ने गौतम से पूछा, क्या कभी स्वाति ने अपनी फैमिली के बारे में तुम्हें कुछ बताया नहीं था? गौतम ने कुछ याद करते हुए मनीषा की बात का जवाब दिया। जब हम पहले पहले मिले थे तब मैंने पूछा था। उसने कहा था कि उसकी फैमिली पहाड़ों की उस तरफ रहती है। बहुत गरीब फैमिली से थी वो, और जब से वो फैमिली छोड़कर आई थी उसने दोबारा उन्हें कांटेक्ट नहीं किया था। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता मैं उसकी फैमिली के बारे में। मनीषा ने गौतम की ये बात सुनकर तुरंत उसे ताना मारा। बिना किसी के खानदान का पता किए शादी करने का नतीजा देख लिया। माँ तो माँ, बेटी ने भी जीना मुश्किल कर दिया है हमारा। कामिनी सोफे पर लेटकर अंगूर खा रही थी। उसने गौतम से सवाल किया, मगर आज अचानक अनिका के मामा मामी यहाँ क्यों आ रहे हैं? माँ, मुझे तो लग रहा है वो लोग कहीं हमसे आकर पैसों की भीख न मांगने लगे। दरअसल गौतम को भी यही सवाल कब से सता रहा था। गौतम ने कामिनी के बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, फोन पर वो औरत कह तो रही थी कि अनिका के मामा इस वक्त बहुत बीमार हैं और हॉस्पिटल में हैं। पहले आ तो जाने दो, देखो क्या बात करना चाहते हैं। मनीषा ने बड़ी ही सख्त आवाज में गौतम से कहा, देखो, पहले ही कह देती हूँ, उन भिखमंगों ने अगर पैसे मांगे तो एक भी रुपया देना मत। जिसके मामा मामी हैं वो ही पैसे दे, हम क्यों दे? मनीषा की इस बात पर गौतम भी भड़क कर बोला, तुम तो मुझसे ऐसी बात कर रही हो जैसे उन्होंने मुझसे पैसे मांगे और मैंने तिजोरी खोलकर उनके सामने रख दिया। गौतम को भड़कता देख मनीषा ने उसे शांत करते हुए कहा, ठीक है, अब अपना बीपी बढ़ाओ मत। और हाँ, नौकरों से कह दो कि सैनिटाइजर का डिब्बा साथ में ही रखें। पता नहीं कैसे होंगे ये अनिका के रिश्तेदार। कामिनी ने कहा, उनके आते ही पहले मैं उन पर सैनिटाइजर छिड़क दूंगी, उसके बाद ही उन्हें अंदर आने देंगे। तभी गुलेरिया हाउस की डोरबेल बजी। मनीषा ने कहा, लो भाई, आ गए भिखमंगे। कामिनी दौड़कर किचन में गई और सैनिटाइजर का एक बड़ा सा डिब्बा लेकर बाहर आई। उसने मनीषा को दरवाजा खोलने से रोकते हुए कहा, मैं खोलती हूँ। कामिनी ने दरवाजा खोलते ही सामने खड़े शख्स पर सैनिटाइजर छिड़कना शुरू कर दिया, मगर दरवाजे के सामने खड़े शख्स पर नजर जाते ही कामिनी चौंक गई। सैनिटाइजर डालने के बाद जब कामिनी ने देखा कि दरवाजे के उस पार कौन खड़ा था तो वो हैरान रह गई। थोड़ी देर देखने के बाद अचानक ही कामिनी की हंसी निकल गई। अनिका का चेहरा और कपड़े सैनिटाइजर से गीले हो चुके थे। कामिनी ने सैनिटाइजर की बोतल जमीन पर रखते हुए कहा, चलो, आज सैनिटाइजर का सही इस्तेमाल हुआ। अनिका की ओर पीट करके कामिनी अंदर की ओर चलने लगी। अपने कपड़े साफ करते हुए अनिका भी घर के अंदर आने लगी। अंदर आती हुई अनिका से कामिनी ने कहा, कमाल है, आज तक तुमने अपनी माँ के परिवार के बारे में हमसे कुछ कहा नहीं। हाँ, वैसे भी जो कुछ भी मैंने अभी अभी उनके बारे में सुना, कुछ कहने लायक है भी नहीं उनमें। जैसी तुम हो वैसे ही तुम्हारे परिवार वाले, भिखमंगे। कामिनी की बातें अनिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थीं।
मगर इस वक्त वो किसी से झगड़ा करने नहीं आई थी। वो सिर्फ अपनी माँ के परिवार को मिलने आई थी। कामिनी ने अपने हैंडबैग से टिश्यू पेपर निकाले और अपने हाथ पहुंचते हुए अनिका से कहा, पिछले महीने मेरे मामा जापान से मेरे लिए ये हैंडबैग लेकर आए थे। रियल लेदर कस्टमाइज हैंडबैग, जापान के डिजाइनर शोरूम से ली है। कामिनी ने अपने हाथ में पकड़कर बैग हवा में घुमाया। शो ऑफ करते हुए उसने अनिका से पूछा, अच्छी है ना? मैं जहाँ भी जाती हूँ पहले लोग मुझसे मेरी पर्स के बारे में पूछते हैं। तोहफों से पता चलता है कि परिवार वाले एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आज देखते हैं तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे लिए क्या लाते हैं। अरे हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे मामा हॉस्पिटलाइज्ड हैं। उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे परिवार वाले आज तुम्हारे लिए क्या लाने वाले हैं तोहफे में? हॉस्पिटल का बिल। ये कहकर कामिनी जोर जोर से हंसने लगी। तभी दरवाजे की ओर से एक आवाज आई, क्या मिस्टर गौतम गुलेरिया यहीं रहते हैं? जैसे ही सबकी नजर दरवाजे पर खड़ी औरत पर पड़ी, सबकी नजर उन्हीं पर जम गई। एक 50 साल की महिला जिसने अपने आप को बिल्कुल फिट और मेंटेन रखा था। ऐसा लग रहा था उन्हें देखकर जैसे 10 साल पहले तक वो फिल्म में हीरोइन के रोल कर रही थी। हाथों की चूड़ियां, गले का नेकलेस देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कोई मामूली घराने की औरत नहीं थी। उनके हाथ की हैंडबैग कामिनी की हैंडबैग से कम 10 गुना ज्यादा महंगी थी। सबकी नजरों को अपने ऊपर जमी हुई देखकर साइलेंस ब्रेक करते हुए दरवाजे पर खड़ी औरत ने कहा, जी मैं मिस्टर गौतम गुलेरिया से मिलने आई हूँ। अभी अभी मैंने आपसे फोन पर बात की थी। कामिनी और मनीषा ने सोचा था कि जैसे ही अनिका के परिवार वाले आएंगे वो उन पर सैनिटाइजर छिड़ककर उनका स्वागत करेंगे, मगर अंजलि आंटी को देखकर ऐसा कुछ करने की कामिनी की हिम्मत नहीं हुई। कामिनी और मनीषा ने अनिका के परिवार वालों की अपने मन में जो तस्वीर बनाई थी उससे बिल्कुल ऑपोजिट थी अंजलि आंटी। अंजलि आंटी ने अनिका की ओर देखकर कहा, फिर मिले हम। तुम्हें पहली बार देखा था तब से मुझे लग रहा था कि जरूर हम दोनों के बीच में कोई पुराना कनेक्शन है। एंड आई वॉज राइट। अंजलि आंटी को यहाँ देखकर अनिका हैरान हो गई। अनिका ने अंजलि आंटी से पूछा, आप यहाँ, मेरा मतलब है क्या आप ही ने पापा को फोन करके कहा था कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं? आप मेरी मम्मी को कैसे जानती हैं? अनिका के मुंह पर हैरानी देखकर अंजलि समझ गई थी कि अनिका के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अंजलि आंटी ने अनिका से कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ पूछना है, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहूंगी, दिस इज डेस्टिनी। कल शाम तुमने जिस आदमी को बचाया था वो तुम्हारे मामा थे। इससे ज्यादा खुशी और ताज्जुब की बात और क्या हो सकती है? मनीषा फटी हुई आंखें और खुले मुंह से बस अंजलि को देखे जा रही थी। जब मनीषा की गौतम के साथ शादी हुई थी तब कई बार उसे लोगों के तानों का सामना करना पड़ा था कि वो गौतम की पहली बीवी जितनी खूबसूरत नहीं थी। इस बात की वजह से मनीषा के मन में अपनी मरी हुई सौतन को लेकर सालों से ईर्ष्या थी। मनीषा एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसकी परवरिश ना तो रईसी से हुई थी और ना ही बेहद बुरे हालात में। गौतम से शादी करने के बाद उसका उठना बैठना बड़े परिवार की औरतों के साथ होने लगा। मनीषा उन परिवार की औरतों को देखती, ऑब्जर्व करती और धीरे धीरे उन्हीं को कॉपी करने लगी। उनका रहन सहन, उनका पहनावा, बड़े परिवार की बहू बेटियों की सारी आदतों को कॉपी करके धीरे धीरे मनीषा भी उनमें से एक लगने लगी थी। जब मनीषा को पता चला कि अनिका के मामा मामी बेहद गरीब परिवार के थे, तब उसे कम से कम इस बात का सुकून मिला था कि चलो, परिवार के मामले में मनीषा अनिका के माँ से आगे थी। मगर अंजलि की एक झलक ने उसका ये भ्रम भी तोड़ के रख दिया। अंजलि आंटी के गले का खूबसूरत हार देखकर कामिनी अपने आप को रोक नहीं पाई। वो अंजलि आंटी के पास आई और अपने हाथों से उनके गले के हार को छूने लगी। कामिनी ने कहा, वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इतने सारे डायमंड, क्या ये सब असली हैं? इससे पहले कि अंजलि कामिनी की बात का जवाब देती, मनीषा ने कामिनी को जवाब दे दिया, ऑफ कोर्स नकली हैं बेटा। आजकल अपनी औकात से ऊपर दिखने के लिए लोग हर चीज नकली पहनते हैं। और इतना याद रखना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। अंजलि आंटी का बचपन एक बेहद अमीर घराने में गुजरा था। उनका परिवार न सिर्फ पैसों से अमीर था, मगर संस्कार और सभ्यता से भी बहुत ऊंचा था। इसलिए किसी भी बात का बुरा मानना ना तो अंजलि की आदत थी और ना ही ऐसी बातों का जवाब देना उसके लिए कोई मायने रखता था।
अंजलि आंटी ने गौतम की ओर देखकर कहा, क्या आप ही हमारे बहनोई हैं, मिस्टर गौतम गुलेरिया? गौतम की आदत थी, अमीर आदमी से बात करते वक्त वो अपना लेवल इतना गिरा देते थे कि किसी ढोंगी पंडित को भी शर्म आ जाए। गौतम को ऐसा लगता था कि ऐसा करने से सामने वाले को ऐसा लगेगा कि गौतम एक बेहद ही शरीफ और डाउन टू अर्थ आदमी है। मगर ऐसा करते हुए गौतम को ये पता नहीं था कि उसके चेहरे की लालच कोई भी अक्लमंद इंसान साफ पढ़ लेता। पहले जो गौतम रुबाब के साथ बातें कर रहा था, उसने अंजलि की चमक धमक देखकर तुरंत अपना एटीट्यूड बदल लिया और अंजलि से कहने लगा, यस यस, आई एम गौतम गुलेरिया। आपने मुझसे बात की थी एंड आई मस्ट से आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कहीं आप फिल्मों में तो एक्टिंग नहीं करती? गौतम के मुंह से तारीफ सुनकर अंजलि आंटी के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आया। उसने गौतम की बात का एक सीधा जवाब दिया, आपकी बात आधी सच है और आधी झूठ। गौतम अंजलि आंटी की बात सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने फिर से झूठ मूठ हंसते हुए अंजलि से पूछा, जी मैं आपकी बात समझा नहीं। अंजलि आंटी ने गौतम से कहा, फिल्में तो काम नहीं करती, मगर हाँ मैं एक आर्टिस्ट जरूर हूँ। जब ये सारी बातें चल रही थीं, तब अनिका बस अंजलि को देखे जा रही थी। अनिका कभी किसी व्यक्ति से इतना प्रभावित नहीं हुई थी जितनी आज अंजलि से हुई थी। अंजलि ने अनिका के सिर पर हाथ रखा और उसकी ओर प्यार से देखकर बोली, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, क्या हम कहीं अकेले चलकर बात कर सकते हैं? अनिका ने बिना सोचे उन्हें हाँ कर दी। अनिका अंजलि के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। जब गाड़ी धुआं उड़ाती हुई गेट के बाहर निकल गई, तब कामिनी दौड़कर गौतम के पास आई और गौतम का हाथ पकड़कर पूछा, डैड कौन थी ये औरत और ये सब क्या था? कामिनी अंजलि आंटी को पहचान नहीं पाई थी, क्योंकि होटल में जब किशन अंकल की हालत नाजुक थी, अंजलि आंटी का चेहरा काफी उतरा हुआ था और वो ठीक से किसी की ओर देख भी नहीं रही थी। उनकी नजर नीचे पड़े किशन अंकल पर ही थी, इसलिए उस दिन शायद कामिनी ने अंजलि आंटी को नोटिस ही नहीं किया था। दरवाजे पर खड़ी मनीषा अभी भी बंगले के गेट की ओर देख रही थी। उसने मुड़कर गौतम की ओर देखा और कहा, सुना तुमने? उसने कहा वो आर्टिस्ट थी। आर्टिस्ट का मतलब समझते हो ना? दिखने में होते हैं खूबसूरत, मगर होते हैं बड़े चालाक। अपने रूप रंग के जाल में लोगों को फंसाते हैं और फिर बड़े बड़े कांड करके निकल जाते हैं। ऐसे लोगों से ना सिर्फ हमें सावधान रहना है, बल्कि दूर भी रहना है। गौतम ने बात बदलते हुए कहा, अब जो भी होगा वो अनिका की किस्मत है। तुम भूल मत जाना, आज हमें डोगरा परिवार के साथ डिनर पर जाना है। ये बात याद आते ही मनीषा ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे हाँ हाँ, और अभी हमारा ध्यान सिर्फ उनके साथ डिनर पर होना चाहिए। कामिनी, तुमने टेबल तो रिजर्व कर दिया है ना? कामिनी ने फोन चेक करते हुए कहा, हाँ मम्मा, मैंने होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में एक स्पेशल टेबल बुक कर दिया है। वीवीआईपी रूम तो पहले ही किसी ने बुक कर लिया था। अगर वो रूम मिल जाता तो बड़ा मजा आता। सिर्फ हम लोग होते और सारे वेटर सिर्फ हम सभी को सर्व कर रहे होते, ना आसपास कोई टेबल, ना और कोई गेस्ट। बट आई थिंक मेरे बुक करने से पहले ही वीवीआईपी रूम किसी और ने बुकिंग कर ली थी। मनीषा ने अफसोस जताते हुए कामिनी से कहा, ओहो बैड लक। चलो कोई बात नहीं, अभी बहुत काम बाकी है, हमें तैयार होना है, मुझे पार्लर भी जाना है। और सुनो कामिनी, आज कोई मॉडर्न ड्रेस मत पहनना। एक काम करना, कोई अच्छी सी इंडियन ड्रेस पहनना। उन्हें भी लगना चाहिए हमारी होने वाली बहू सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि सुशील और संस्कारी भी है। मनीषा की बात सुनकर कामिनी शर्मा गई और शर्माते हुए ही उसने मनीषा से कहा, ठीक है मामा, जैसा तुम ठीक समझो। गाड़ी में बैठने के बाद अंजलि आंटी ने ड्राइवर से कहा, होटल पैराडाइज इंटरनेशनल ले चलो। ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देने के बाद अंजलि बगल में बैठी अनिका को देखने लगी। अनिका को पता था कि वो जिस गाड़ी में बैठी थी वो एक बहुत ही महंगी कस्टमाइज्ड लग्जरी कार थी। किसी आम बिजनेसमैन के लिए ये कार खरीद पाना बहुत मुश्किल था। इंडियन करेंसी में इस कार की कीमत 1 करोड़ से कहीं ज्यादा ऊपर थी। अनिका के मन में अब भी बहुत सारे सवाल थे। तभी उसे धीमी मगर प्यार भरी आवाज सुनाई दी, माँ के गुजर जाने के बाद तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा होगा। ये सवाल सुनते ही अनिका मन ही मन कुछ सोचने लगी। क्या सचमुच इतने साल काफी मुश्किल से गुजरे थे? बहुत कुछ सहा था अनिका ने इन सालों में, मगर अनिका उन इंसानों में से थी जो कभी किसी चीज की कंप्लेंट नहीं करते हैं।
जिंदगी में जब भी किसी ने जो सवाल पूछा, उसका अपनी काबिलियत से अनिका ने जवाब देने की कोशिश की थी। ना किसी जीत का जश्न मनाती और ना ही किसी हार का अफसोस। अनिका की खामोशी देखकर अंजलि आंटी समझ गई थी कि अनिका को अपने बीते कल के बारे में या गुलेरिया परिवार के बारे में बातें नहीं करनी। अंजलि आंटी ने बात बदलते हुए कहा, तुम्हारे मामा अब भी हॉस्पिटल में हैं, मगर तुम तक पहुंचाया है हमारे एक खास दोस्त ने। उसने काफी मदद की हमारी, और इसलिए आज इतने सालों बाद हम तुम्हें ढूंढ पाए हैं। तुम्हारे मामा चाहते हैं कि हम उस इंसान को एक शानदार डिनर पर ले जाएं और उसे थैंक्स कहें। बिना पूछे ही हमने ये प्रोग्राम बना लिया। आई होप यू डोंट माइंड। मैंने 3rd फ्लोर वीवीआईपी रूम बुक कर लिया है। अनिका के लिए अंजलि का प्यार देखकर अनिका अंजलि की बात को टाल ना सकी। उसने एक हल्की सी स्माइल देते हुए बस इतना कहा, ओके मामी। सॉरी, क्या मैं आपको मामी कह सकती हूँ? अनिका के मुंह से ये शब्द सुनते ही अंजलि आंटी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने अनिका से कहा, अब से अगर आंटी कहोगी तो डांटूंगी। अंजलि मामी की इस बात पर अनिका और अंजलि दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर बाद अंजलि ने अनिका से पूछा, तुम्हारी एक बेटी भी है ना? आई कांट वेट टू सी हर। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? अनिका के लिए इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं था। अनिका ने अपनी पर्स से फोन निकाला और रिया को फोन करके कहा, बेटा, कैन यू कम ऑन द 3rd फ्लोर प्राइवेट रूम? मामा वांट्स यू टू मीट समवन। कम टू 3rd फ्लोर वीवीआईपी रूम। अनिका का फोन रखते ही रिया ने आर्यन को फोन लगाया। वो उसे कहना चाहती थी कि जब वो बाहर निकले तो आर्यन थोड़ा अलर्ट रहे और किसी की नजर में ना आए, मगर आर्यन फोन नहीं उठा रहा था। रोहित को पता नहीं था कि आर्यन के पास एक फोन है, इसलिए आर्यन जब भी रोहित के साथ होता अपना फोन ऐसी जगह छुपा देता जहां रोहित की नजर न पड़े। थोड़ी देर तक ट्राई करने के बाद भी आर्यन ने फोन नहीं उठाया। रिया समझ गई कि फिलहाल आर्यन रोहित के साथ है और वो फोन नहीं उठा सकता। 3rd फ्लोर तक पहुंचने के लिए रिया को अपने स्वीट से बाहर निकलना था, मगर वो जानती थी कि अगर रिया और आर्यन एक साथ बाहर नजर आए तो बहुत गड़बड़ हो सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद रिया ने धीरे से मेन डोर खोला और कॉरिडोर में झांक कर देखा। जब उसे लगा कि कॉरिडोर में कोई नहीं है और इस वक्त बाहर निकलना सेफ है, तो उसने अपने स्वीट का दरवाजा बंद किया और स्टेयरकेस की ओर चली गई। रिया ने सोचा वो 1-2 फ्लोर सीढ़ियों से उतरकर बाद में लिफ्ट का इस्तेमाल कर लेगी। रेजिडेंशियल स्वीट की एलिवेटर कॉमन लोगों के यूज के लिए नहीं थी। रिया ने सोचा वो नीचे के फ्लोर से कॉमन लिफ्ट यूज कर लेगी, जिससे रोहित के मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी। इतनी प्यारी बच्ची को अकेले लिफ्ट में आते देख लोग सरप्राइज हो गए। किसी ने रिया को चॉकलेट ऑफर की तो किसी ने उसका नाम पूछा। एक प्यारी मुस्कान देकर रिया ने सबके सवालों का जवाब दिया और लिफ्ट के बटन के पास खड़े एक आदमी से कहा, अंकल, आई कांट रीच द बटन, कैन यू प्लीज प्रेस 3rd फ्लोर फॉर मी? उस आदमी ने स्माइल देते हुए रिया के लिए 3rd फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट जैसे ही 3rd फ्लोर पर रुकी, रिया के साथ कुछ लोग लिफ्ट से बाहर निकले। रिया अभी आगे चलने ही लगी थी कि बगल के लिफ्ट का दरवाजा खुला और उसमें से रोहित, सनी और आर्यन बाहर निकले। जैसे ही लिफ्ट से निकलकर रिया 3rd फ्लोर के वीवीआईपी सेक्शन की ओर चलने लगी, बगल के लिफ्ट का दरवाजा खुला। रिया ने देखा कि लिफ्ट से रोहित, आर्यन और सनी बाहर निकले। रोहित ने एक बहुत ही शानदार सूट पहना था। हाथों में महंगी घड़ी और चमकते शूज में रोहित बहुत हैंडसम लग रहा था। नन्हे आर्यन ने भी सूट पहना था। रोहित की तरह वो भी आज काफी हैंडसम लग रहा था। सनी अपनी यूजुअल प्रिंटेड टी शर्ट और कलरफुल पैंट्स में अपनी उम्र से थोड़ा छोटा लग रहा था। रोहित को देखते ही रिया अपनी जगह पर स्टैचू की तरह खड़ी हो गई। उसे जल्द ही कोई तरकीब सोचनी थी। अगर रोहित ने रिया और आर्यन को एक साथ देख लिया तो सारी प्लानिंग फेल हो जाती। रोहित, सनी और आर्यन कॉरिडोर में आगे चलने लगे। तभी सनी ने देखा कि उसके शूज की लेस खुली है। वो झुककर अपनी शूज की लेस बांधने लगा। रिया दबे पांव कॉरिडोर के कोने की ओर चलने लगी। उसने सोचा कि कॉर्नर में जाकर वो एक बड़े से गमले के पीछे छुप जाएगी, लेकिन अभी वो गमले के पास पहुंचने ही वाली थी कि सनी की उड़ती हुई नजर रिया पर पड़ी। रिया को देखते ही सनी चिल्ला उठा, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने रिया की ओर देखा, फिर अपनी आंखें बंद करके मसलने लगा। फिर कॉरिडोर के उस तरफ रोहित के पास खड़े आर्यन की ओर देखा। सनी का सर चकराने लगा। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया
तभी रोहित दौड़कर सनी के पास आया। पास खड़े एक आदमी ने अपनी बोतल से थोड़ा सा पानी लेकर सनी के मुंह पर छिड़का। सनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। होश में आते ही वो बार बार एक ही चीज दोहरा रहा था, आर्यन 2 हैं, 2 आर्यन हैं, आर्यन 2 हैं, 2 आर्यन हैं। रोहित ने सनी को हल्का तमाचा मारकर पूछा, सनी होश में आओ, ये क्या बोल रहे हो तुम? रोहित का हाथ गालों पर पड़ते ही वो पूरी तरह से होश में आ गया। उसने रोहित का कोट पकड़कर उससे कहा, 2 आर्यन है भैया, आपको पता है आर्यन 1 नहीं 2 हैं। आसपास खड़े लोग रोहित और जमीन पर पड़े सनी की ओर देख रहे थे। रोहित को सनी का ये बर्ताव बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था। उसने सनी से पूछा, सनी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम होश में तो हो? सनी रोहित का सहारा लेकर खड़ा हो गया और रोहित से कहा, आइए भैया मैं आपको दिखाता हूँ। वो रोहित को कॉरिडोर के उस हिस्से में ले गया जहाँ उसने रिया को देखा था। उसने गमले के आसपास कॉरिडोर में हर जगह ढूंढा, मगर उसे रिया वहाँ नहीं मिली। उसने यहाँ तक कि गमला उठाकर भी देखा। सनी के इस बर्ताव को देखकर रोहित की एम्बैरेसमेंट और ज्यादा बढ़ गई। उसने अपनी आवाज बढ़ाकर सनी से कहा, सबके सामने मेरा तमाशा बना रहे हो और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। रोहित की आवाज सुनकर सनी घबरा गया। सनी को अपने आप पर शक होने लगा, कहीं उसने जो देखा वो सच भी था या नहीं। बहुत ही कंफ्यूज्ड हालत में सनी अपना सिर खुजाते हुए रोहित से कहने लगा, भैया मुझे लगता है मेरी आंखों का नंबर बदल गया है या फिर मेरा चश्मा खराब हो गया है। मुझे अभी अभी आर्यन 2 जगह पर दिखाई दिए। आसपास खड़े लोग थोड़ा सा हंसकर अपने अपने काम पर लग गए। रोहित ने सनी का कॉलर पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसके कानों में कहा, सारा दिन मोबाइल पर गेम खेल खेल कर तुम्हारा चश्मा खराब नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। अगर तुम्हें किसी चीज के इलाज की जरूरत है तो तुम्हारे दिमाग की। अब चलो वीवीआईपी रूम की तरफ, कोई हमारा वहाँ इंतजार कर रहा है। रोहित आर्यन को लेकर आगे चलने लगा। सनी ने थोड़ी देर आसपास फिर से देखा और फिर अपना सिर खुजाते हुए रोहित के पीछे चला गया। पास में रखी सर्विस ट्रॉली का एक पर्दा उठाकर रिया ने बाहर झांक कर देखा। रिया ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि रोहित, आर्यन और सनी वहाँ से चले गए थे। मगर रिया की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रिया ने रोहित के मुंह से साफ सुना था, वो तीनों वीवीआईपी रूम में किसी से मिलने जा रहे थे और ये वही जगह थी जहां अनिका ने रिया को बुलाया था। इसका मतलब साफ था कि कोई एक कॉमन गेस्ट था जो रोहित और अनिका दोनों से मिलना चाहता था। और अगर रोहित आर्यन को लेकर अनिका के सामने चला गया तो रिया की प्लानिंग पर पानी फिर जाएगा। सर्विस ट्रॉली में काफी तौलिए और नैपकिन पड़े थे। रिया ने एक तौलिए को शॉल की तरह अपने कंधों पर डाल दिया और नैपकिन और टिश्यू पेपर से अपने चेहरे को ढक लिया। सर्विस ट्रॉली में वो सारी चीजें भी पड़ी थीं जो काफी गेस्ट होटल में भूल कर चले जाते थे। रिया ने एक सनग्लास उठाए और पहन लिए। वो सनग्लासेस रिया के चेहरे के हिसाब से काफी बड़े थे। इस पूरे गेटअप में रिया काफी कॉमेडी लग रही थी, मगर उसे पता था कि अगर वो ये नहीं करेगी तो रिया और आर्यन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। वहाँ रोहित, आर्यन और सनी वीवीआईपी रूम के बेहद करीब पहुँच चुके थे। तभी आर्यन को पीछे से एक आवाज सुनाई दी, ब्रदर रुक जाओ। आर्यन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो काफी फनी लग रही रिया दौड़ के आर्यन की तरफ आ रही थी। रिया की इस गेटअप में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। रोहित और सनी ने रिया की ओर देखा, वो हैरान रह गए। रिया आकर आर्यन के पास रुकी और आर्यन से कहा, हाय, तुम्हारे डैड मेरी मॉम से मिलने जा रहे हैं। वो दोनों की मीटिंग में आखिर हम क्या करेंगे? चलो हम प्ले एरिया में जाकर खेलते हैं। रिया को इस हालत में देखकर आर्यन को हंसी तो आ रही थी, मगर वो समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए रिया पकड़े जाने का इतना बड़ा रिस्क होने के बाद भी उठकर रोहित के सामने जो आई थी, रिया ने आर्यन से कहा, जल्दी चलो, मुझे खेलना है। सिचुएशन की सीरियसनेस समझते हुए आर्यन ने भी देर नहीं की। उसने रोहित को सिर्फ इतना कहा, मैं अपने दोस्त के साथ खेलने जा रहा हूँ। रोहित कोई जवाब दे इससे पहले आर्यन रिया के साथ प्ले एरिया की तरफ चला गया। वैसे तो रोहित आर्यन को किसी से मिलने जुलने नहीं देता था। उसने कभी आर्यन को इस तरह किसी दोस्त के साथ खेलने की इजाजत भी नहीं दी थी, लेकिन आज आर्यन को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था प्ले एरिया काफी सेफ है। होटल पैराडाइज ने छोटे बच्चों के लिए एक प्ले रूम बनाया था, जिसमें स्पेशल ट्रेन्ड लोग बच्चों की देखभाल करते। वो काफी सेफ जगह थी बच्चों के लिए। रोहित ने सनी से कहा, लगता है यही है अनिका की डॉटर।
सनी ने हंसते हुए कहा, हाँ शायद इसीलिए ये भी इतनी अजीब है। कितनी फनी लग रही थी ऐसे गेटअप में। सनी के मुंह से ये बात सुनकर रोहित ने सनी की ओर देखा। उसे ऊपर से नीचे देखकर रोहित ने सनी को एक स्माइल दी और कहा, आई एम श्योर वो तुम्हें फनी लग रही होगी। अब चलो अंदर। जैसे ही रोहित और सनी अंदर जाने लगे, सनी की नजर रिया के जूतों पर पड़ी। जूतों पर नजर पड़ते ही अचानक उसे याद आया, अभी लिफ्ट के पास जब उसे लगा था कि उसने दो आर्यन को देखा था, तब गमले के पास खड़े आर्यन के पैरों में यही जूते थे। सनी से अब रोहित को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। उसने जल्दी से एक बहाना बनाया और रोहित से कहा, अब भैया आप अंदर चलें, मैं जरा बच्चों पर नजर रखता हूँ। आर्यन भोला है, बाहर वालों से बात करने की आदत नहीं है उसे। आप तो जानते हैं ना, मैं उन्हें खेलते वक्त डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस दूर खड़ा उन्हें देखूंगा कि वो सेफ है या नहीं। आज सनी ने शायद जिंदगी में पहली बार कोई समझदारी की बात कही थी। रोहित ने सनी की पीठ थपथपाई और कहा, गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। यूं तो रोहित से तारीफ सुनकर सनी काफी खुश हो जाता है, मगर इस वक्त सनी के दिमाग में कोई और ही टेंशन चल रहा था। उसने रोहित को एक फेक स्माइल दी और बच्चों के पीछे चला गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।